हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से समाज कार्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। हालांकि मैंने कल की जो क्लासेस आप लोगों से चर्चा किया था तो वहां पर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 61 तक के कवर किए थे कि कौन कौन से प्रश्न हैं, यानी आप ये कह लीजिए कि समाज कार्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपसे बता दूं कि सोशल वर्क जो मार्च 2023 में पेपर होने वाला है, ये प्रश्न आपको मार्च 2023 में भी मिल सकते हैं, जून 2023 और दिसंबर 2023 में भी ऐसे प्रश्न आप लोगों को मिल सकते हैं। यदि आप मार्च की तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क यूजीसी नेट में और आप यह एग्ज़ाम क्रैक करके जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी जो वैकेंसी आने वाली है 12 अप्रैल से, जो फॉर्म भरा जाएगा, यदि आप इसको टारगेट लेकर चल रहे हैं तो यहाँ आपको मार्च का एग्ज़ाम जो है क्रैक करना पड़ेगा। और मार्च का अगर आपको कंटेंट चाहिए तो केवल 999 में आपको वीडियो मिल रही है, सारी पीडीएफ भी आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक दिया जा रहा है केवल 999 में। साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट है उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा और जो पीवाईक्यू हैं 2004 से लेकर 2022 तक जितने सोशल वर्क का पेपर हुआ है वो पेपर भी आप लोगों को जो है करवाया जाएगा और वो आपको सॉल्व सहित आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर भेजा जाएगा। यदि आप नेक्स्ट यानी जून की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके साथ साथ मार्च भी आपका अप्लाई है और जून भी करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस आपको 3500 रुपये देने हैं। अगर आप किस्तों में देना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 4000 हो जाएगी। 2000 रुपये करके आपको 2 बार में पेमेंट करनी है। वहीं अगर आप मार्च, जून और दिसंबर की बात करते हैं तो 5000 फीस होगी, किस्तों में होगी 2500 और 2500 रुपये करके। यदि आप एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो 4000 में आप पेमेंट करके ये क्लासेस परचेज कर सकते हैं। एवरी डे आपकी क्लासेस चलेगी। 2004 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के जितने भी कंटेंट हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एवरीडे क्लासेस होंगी, पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। पीवाईक्यू के साथ साथ जो मॉक टेस्ट है वो भी आप लोगों को कवर करवाया जाएगा यहाँ पे यूजीसी नेट पे। मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, यदि आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं जिसका फॉर्म अगर हम बात करें भरा जा रहा है और अंतिम तिथि जो है 26 फरवरी रखी गई है, 26 फरवरी 2023 को, और इसका एग्ज़ाम भी 4 जून 2023 को होने वाला है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इसकी फ़ीस 3500 रुपये है केवल। किस्तों में देना चाहते हैं तो आप 4000 रुपये को 2-2 हज़ार रुपये में आप किस्तों में बांटकर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को जो है ये शुरुआत कर चुका हूँ क्लासेस बेसिक जानकारी से, ताकि आपको पता चले कि समाज कार्य में प्रश्न कैसे आते हैं, समाज कार्य का क्या क्या टॉपिक हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्या हमें पढ़ना चाहिए और कौन से नोट्स हमें रखने चाहिए अपने पास जो आपके काम आने वाले हैं। यदि मैं आपसे बात करूं तो अगर आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और आप अच्छे से जानते हैं 27 और 28 मार्च हो गई है, यहाँ अगर आपको मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 में जो वैकेंसी आई है इसके कंटेंट अवेलेबल हैं इंग्लिश माध्यम में और आपके मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यू भी मिलेंगे मात्र 999 रुपये में। वीडियो रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा, इंग्लिश में उपलब्ध कराए जाएंगे मात्र 999 रुपये में। देख सकते हैं, अगर आपको संपर्क करना है तो आप 8506031308 पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे, जब व्यक्ति सामान्य जीवन, ठीक है, से सामान्य जीवन पद्धति का शिकार होता है तो उसे किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? ये प्रश्न कल हुआ था, बताएं। नहीं हुआ था। चलिए यहीं से स्टार्ट करना था हमें। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आई थिंक हाँ यहीं से स्टार्ट करना था, है ना।
ये सब हो चुका था। हाँ बताइए जरा 60 नंबर का सवाल बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। ये सभी कह रहे हैं आप। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जब व्यक्ति सामान्य जीवन से, बात को समझिएगा, सामान्य जीवन से असामान्य जीवन पद्धति का शिकार हो जाता है तो उसे किस प्रकार की समस्या है उसको सामना करना पड़ता है। तो उसे मानसिक रूप से बीमार क्या वही सामना करना पड़ता है, और दिव्यांगता से भी यानी विकलांगता, और गंभीर बीमारी से भी, और ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि विशेष आवश्यकताओं वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को सहायता देने के समाज कार्य के एक क्षेत्र के रूप में किसका विकास हुआ है? क्या विशेष समाज कार्य का, या चिकित्सकीय समाज कार्य का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी का जवाब दे रहे हैं आप शायद। बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करें किसी विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों की सहायता देने के समाज कार्य के एक क्षेत्र के रूप में किसका विकास हुआ है, ध्यान से देखिएगा। विशेष समाज कार्य कोई नहीं होता है ना। यहाँ कोई अगर हम बात करें कोई विशेष समाज कार्य नहीं, तो विशेष शिक्षा होती है। विशेष शिक्षा के साथ साथ विशेष शिक्षक होता है ना। कोई विशेष समाज कार्य नहीं होता है। केवल ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं, जो विशेष बच्चे हैं, उन विशेष बच्चों के लिए जब हम सहायता देने की बात करते हैं सोशल वर्क में, तो मेडिकल सोशल वर्क ही लगाते। कहीं आप लोगों ने विशेष समाज कार्य के बारे में भी नहीं पढ़ा होगा, कहीं किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है कि ये विशेष समाज कार्य है, उसकी परिभाषा ये बनती है। ठीक है। केवल ऑप्शन आपका मेडिकल सोशल वर्क वाला ही करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। आधुनिक युग में यह माना जा चुका है कि स्वास्थ्य के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। एक तो शारीरिक होता है, दूसरा सामाजिक होता है, तीसरा मानसिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है किसके वर्चस्व के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा बढ़ने लगी है? क्या बेरोजगारी, निर्धनता, एकल परिवार, या सभी? क्वेश्चन नंबर 63 एकल परिवार। तो किसके वर्चस्व के कारण जो है बुजुर्गों की उपेक्षा बढ़ने लगी है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब जाएगा जो एकाकी परिवार है, जिसको हम लोग एकल परिवार कहते हैं, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में आज़ादी के समय 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाली आबादी लगभग डैश थी? 1.25 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, 5 करोड़? 1.25 करोड़ ये हो जाएगा सर। हाँ, भारत में आज़ादी के समय 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाली जो आबादी थी लगभग 1.25 करोड़ थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 मैंने इसके बारे में आप लोगों को कल की जो क्लास थी थोड़ा सा फैक्ट बताया था कि 1840 ईस्वी में बुजुर्गों की सेवा के लिए फ्रेंड इन है ये इन नीड सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, बेंगलोर, पूना या कलकत्ता? बताएं। सर मुंबई में नहीं, तो कलकत्ता में सर नहीं, सर सी होगा सर। हाँ, बेंगलोर में करेक्ट जवाब होगा आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर जो बेंगलोर आपने जवाब दिया है यही करेक्ट मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न फैक्ट वाला है, इसके संबंध में आप लोगों को याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 और 66 यानी दो प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों में कथन और कारणों को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का भी चुनाव करना है। 4 ऑप्शन है, जैसा कि आप चारों ऑप्शनों से रूबरू हैं, और आपके सामने 66 नंबर का सवाल ये रहा। कह रहा है कि परिवार के जननांकीय परिवर्तन के लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है। क्या ये बात सत्य है? क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने।
बिल्कुल, स्टेटमेंट अगर हम जब जननांकीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट आपका सत्य मान लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं समाज के आधुनिकीकरण के साथ शहरों का विकास हेतु तेजी से शुरू हुआ है। जरा आप बताएं क्या भी यह स्टेटमेंट आपका सही रहेगा? बिल्कुल, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि जो डेमोग्राफी है, जिसको जननांकी कहते हैं, जननांकी को जनसंख्या की विशेषता का अध्ययन करना और उसका विश्लेषण करने के लिए एक विज्ञान के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको गुलियार्ड का एक परिभाषा बताया था कि यह वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करता है, उसी को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। फादर ऑफ डेमोग्राफी क्या थे गुलियार्ड? जी जी, बिल्कुल सही जवाब। अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर इनके जनक या इनके पिता के रूप में भी जाने जाते हैं तो गुलियार्ड महोदय को ही जाना जाता है। सन 1930 के बाद इनकी अगर जब भूमिका आती है जननांकी में तो इस चीज़ को आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि कब इसका जो है विकास हुआ, कैसे हुआ। तो सन 1930 वाला आपको वो फैक्ट भी याद होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट में इसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन क्या आपको दिखाई दे रहा है? कथन आपके सामने है कि युवा अवस्था मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है। क्या ये बात से सहमत हैं आप? फिर आगे पढ़िए, कह रहा है कि इस अवस्था में अनेक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन का अनुभव भी करता है। बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उसकी जगत संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि से ही एक युवा देश की आशा एवं भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो फिर क्या कहेंगे 67 में? सर व्याख्या भी हो रही है ये। सही है। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 में, बातों को आप अच्छे से समझिएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। अब बात आती है व्याख्या को लेकर, लेकिन पहली पॉइंट में कहा गया कि युवा अवस्था जो है उसके बारे में बात हुई। और युवा अवस्था में अगर हम बात करें तो इसने कहा कि शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। आर कहता था कि भाई फिर कारण की शिक्षा, स्वास्थ्य और उसकी जगत संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए युवा जो है देश की आशा और भविष्य को प्रतिनिधित्व करता है। तो कहाँ से इसकी व्याख्या हो सकती है? जब नहीं हो सकती तो ऑप्शन नंबर आप बी को यहाँ पे चुनाव करें। यही बी वाला ऑप्शन आपके लिए करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने होगा और प्रश्न है 68 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहली पॉइंट है कि स्त्री का मानव की सृष्टि में ही नहीं बल्कि समाज निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, यह स्टेटमेंट सत्य है। ध्यान से समझिएगा। परिवार के निर्माण में पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है। सर ये भी सत्य है। अच्छा जी, ये कहना उचित है कि परिवार के निर्माण में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है? नहीं, कहना उचित नहीं है। सर परिवार का तो सारा ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो महिलाओं की। देखिए, आप अगर इस चीज़ से अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि अगर घर में महिला है और उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीज़ें देख रेख करना, तो भागीदारी महिला की है, तो उतनी ही भागीदारी पुरुषों की भी है। हमें बात जब भी करनी होती है आज के समय में पेपरों में, तो समानता को लेकर ही, दोनों की इक्वलिटी को लेकर ही प्रश्नों पर बातचीत होती है। चाहे आप परिवार को लेकर बात करें या चाहे आप किसी रोजगार को लेकर बात करें या किसी अधिनियम को लेकर बात करें, सब में समानता की भागीदारी की बात होती है। और हाँ, वो हर जगह ऐसा होता भी है ना। ये किताबी भाषा है और एग्जामिनर किताबी भाषा की बात करेगा।
है ना। तो ये नहीं कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो आपके विचार बन रहे हैं, वैसे तो अगर आप देखें उत्तराखंड में अभी हाल ही में यूके में SSSC का लेकर काफ़ी वैकेंसियाँ, मतलब वो पेपर लीक हुए हैं, है ना, और बहुत लोग उसमें फंसे भी हैं, 15 से 20 लोग, है ना। बहुत ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये अलग की चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार को रिप्रेजेंट करता है, परंतु परिवार के निर्माण में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होती है, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, और वो उसमें महिला, जो कि दोनों की इक्वलिटी बराबर होती है, दोनों की समानता होती है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, अगर हम बात करें ये गलत है। फिर कहता है कि अनेक परिवारों से मिलकर समुदाय और अनेक समुदाय से मिलकर समाज निर्मित होता है। क्या ये बात सर सत्य ये है? ठीक है। हाँ, ये और ये आपका कथन सत्य है, और यहाँ पे अगर आपका ए भी कथन सत्य है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन सी का चुनाव करें, पहला और तीसरा करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला कथन आपके सामने है कि बच्चे जनसंख्या के बहुत ही कमज़ोर समूह के सदस्य होते हैं। बच्चे, क्या ये बात कहना उचित है? एक बार आप मुझे यहाँ पे बताएं। सर कमजोर समूह मतलब लाइक क्वेश्चन नंबर 69 आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा है कि बच्चे जनसंख्या के बहुत ही कमज़ोर समूह के सदस्य होते हैं। अब मान लीजिए जो जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, और भी कैटेगरीज के हैं। तो क्या उस कैटेगरी में जो बच्चे हैं, क्या वो कमज़ोर समूह के सदस्य, मतलब एक प्रकार से कमज़ोर जो समूह है उसका एक सदस्य हो सकते हैं या हैं? सर होगा ही, क्योंकि वो तो सबसे बिल्कुल। छोटे ही है ना। हाँ, यहाँ आपने एक अपने जो है तर्क के आधार पे एक शब्द बोला कि वो बहुत ही छोटे हैं। चलो, ये भी कहना उचित है, ऐसी बात नहीं, बट यहाँ पे वो एक कमज़ोर समूह है, और कमज़ोर समूह होने के नाते, अच्छा है क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे हैं, क्योंकि वो अमूर्त तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, या वो सही तरीके से, और जो उस ग्रुप के सदस्य हैं उनकी समस्याओं को सही तरीके से निदान नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात सत्य है। तो मैं कहूँगा कि पहला वाला जो पॉइंट है 69 का, ये करेक्ट है, गलत नहीं है। फिर कहता है कि राष्ट्रीय कार्य योजना में बच्चों को राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण निधि माना जाता है। देखिए अब यहाँ पे बढ़ावा आ गया, ये भी करेक्ट है। किसी भी देश के बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति उस राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के स्वास्थ्य का सूचक होता है। सर ये भी सही है। बिल्कुल। तो यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो होंगे आप लोगों के लिए, ये दोनों के सभी दोनों, सही होंगे। सॉरी, यहाँ पे तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट होंगे ये सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आप लोगों को जो है ना यूजीसी में बहुत मदद करेंगे, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों के मार्च में होने वाला है। तो ये थोड़ा सा अप्लाइड भी है, फैक्ट भी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं 70 नंबर का, तो ये आपको मेंस एम्स में भी रिलेट कर सकता है, यहाँ तक कि एमपी सेट को भी रिलेट कर सकता है, यूजीसी को रिलेट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष क्या हो, बताइए कौन सा वर्ष है यहाँ पे। 1979। अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 1979, तो ये सत्य है। राष्ट्रीय बाल नीति की अगर मैं बात करूँ तो 1974 आपको कहना है। भारतीय कारखाना एक्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो 1948 कहना है। बाल श्रम अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट ये वाक्य है, और ये रिप्रेजेंट करेगा 1986। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा चला जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये एक प्रकार से इंटरनेशनल चाइल्ड ईयर भी पूछ लिया, नेशनल चाइल्ड पॉलिसीज़ भी आ गई आपके सामने, फैक्ट्री एक्ट भी आ गया आपका, ठीक है, जो लेबर चाइल्ड एक्ट है वो भी आ गया। मतलब 3-4 फैक्ट आपके सामने यहाँ पे आ गए क्वेश्चन नंबर 70 से। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी प्रश्न फैक्ट पर आधारित है और इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि भारतीय वयस्कता अधिनियम किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 71 का क्या कहना उचित समझेंगे आप, जरा मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर, सर इसका नहीं पता। ओके, अगर मैं आपसे 71 की बात करूं आप लोगों से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1874, ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
और फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि टीकाकरण अधिनियम, तो यह आपका सन 1880, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात करें तो ये 1929, और किशोर न्याय अधिनियम की बात करें, देखिए ये किशोर न्याय अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1986। हाँ, इन सब के बारे में आपको तो देखिए कभी कभी क्या होता है, बाय द वे मैडम, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप ये तो जानते हैं किशोर न्याय अधिनियम कब आया था, ये आपको मालूम है, तो आप इस तरीके से एलिमेंट करना सीखें पेपर में। और फिर उसके बाद आप दूसरे एक्ट को, अगर मान लो बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट आता है तो ये आपका पहले से आता, तो आप यहाँ पे मैच करें, लास्ट में देखो डी का जो 3 है और फिर उसके बाद 3 का जो है 1 है जो इसी ऑप्शन को मैच कर रहा है, इसलिए ए को भी हटा दीजिए और सीधा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वो आपको ऐसे में भी सवाल आ जाते हैं और ऐसा भी आप किया करें पेपर में। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला पॉइंट कि हिंदू समाज में वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। सर ये सही है। बिल्कुल, यहाँ पे यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और फिर उन्हें शिक्षा, विवाह, धर्म आदि क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, और ये भी स्टेटमेंट सत्य है, इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर दें। 73 आपके सामने है कि वैदिक काल में बिना स्त्री के धार्मिक कार्य अधूरा समझा जाता था। सर सही है ये। बिल्कुल बिल्कुल, यह स्टेटमेंट आपका सत्य है। फिर कहता है कि वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे थी, यह कहना उचित नहीं। देखिए वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में सर महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी क्योंकि वो गुरु का जो भी लाइक गुरुकुल वगैरह में, मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि वैदिक काल बेसिकली वैदिक काल है ये, है ना। वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे थीं, यानी पास्ट काल की बात, और प्लस में पुरुषों से आगे थी, ये कहना ठीक नहीं होगा। ये तो बाद में सशक्तिकरण वगैरह की प्रक्रिया संचालित हुई। और सर पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें बोल रहे थे जो गुरु की उपाधि होती थी ना वो महिलाओं को दी जाती थी क्योंकि महिला ही सारे उनको उसमें वो करती थी, प्रवीण करती थी शिष्यों को ना। अच्छा। बट यहाँ पे मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे महिला वो जो है आगे नहीं थी, क्योंकि पहले के समय में जो है महिलाओं को उस समानता का दर्जा नहीं मिलता था। और बात थी शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले अगर आप इतिहास वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि महिलाओं को एजुकेशन में उतना बढ़ावा नहीं मिला और ना ही उनको समानता मिली। भाई 5 पढ़ा दिया, 6 पढ़ा दिया, 10 पढ़ा दिया, बस इनफ हो गया, काफ़ी हो गया, इतने ही लोग करते थे। यहाँ तक कि अगर आप महाभारत और भी कोई सीरियल वगैरह आप देखते हैं तो उसमें खुद ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो वैदिक काल में यहाँ पे आप इसको असत्य माने, है ना, यहाँ पर इसको असत्य माने, और ऑप्शन नंबर आपका केवल पहला सही रहेगा यहाँ पर। फिर आपको 74 और 75 इस टाइप के प्रश्न आए हैं, और अगेन आपको कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है और फिर जाके आपको कूट की सहायता लेना है। और कूट आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। दूसरा जो ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर भी तो सही रहेगा लेकिन व्याख्या नहीं होगी। और तीसरा होगा ए सही है आर गलत है, और चौथा रहेगा ए गलत है किंतु आर सही है। कभी कभी ऐसे प्रश्नों को जब हम कई बार ऑप्शनों को देख लेते हैं तो वो प्रश्न भी और इजी हो जाता है। एग्ज़ाम में भी यही प्रक्रिया आप लोग अगर यहाँ पे अच्छे से जहन में रहेगा माइंड में, तो पेपर में भी जब आप ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से टैकल कर लेंगे। तो जरा देखिए कथन क्या कह रहा है कि जहाँ पर सामाजिक जीवन में मनुष्य के अस्तित्व प्रदान किया है तो वहीं पर दरिंदता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का विकास हुआ है। क्या ये बात सही है कि जहाँ पर सामाजिक जीवन जो है मनुष्य का अस्तित्व प्रदान किया है वहीं दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और समायोजन संबंधी समस्याओं का भी विकास हुआ है? तो सही है क्योंकि सामाजिक जीवन की समस्याएं हैं सारी। बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पर, ये स्टेटमेंट आपका सत्य रहेगा।
फिर समाज एक वैज्ञानिक प्रयास है, ये भी बात आप जानते हैं, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से इसको लागू करता है, जिसके द्वारा लोगों की सामाजिक और भावनात्मक अनुकूलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता होता है, और ये भी सत्य सही है। है। अब देखिए, यहाँ तो समस्याओं का विकास है, और यहाँ पर इसने समाधान की, समस्याओं की तो समाधान व्याख्या की। नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ सामाजिक जीवन के मनुष्य को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे समाज कार्य करने को रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए व्याख्या नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका तात्पर्य ये होता है कि ज्ञान, निपुणता, समुचित प्रणाली द्वारा कार्य को संपन्न करना होता है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? सत्य है। सत्य हो जाएगा, क्योंकि समाज कार्य में सामान्य मूल्यों को अपनाया जाता है और व्यक्ति की महत्व को स्वीकार भी किया जाता है। तो इस सर ये भी सही और व्याख्या भी है। व्याख्या भी हो रही है। जब भी आपको क्योंकि वाले शब्द मिलते हैं तो उसमें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे में ज़्यादातर जो ऑप्शन जाते हैं वो सत्य की तरफ जाते हैं और व्याख्या की तरफ जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो पहला वाला था वो करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 76 को सुमलित करके किया था। जरा मुझे बताएं कि भारत में राष्ट्रीय बाल नीति का विकास कब हुआ है? 1974 1974 आप लोग बता रहे हैं, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे जो 76 है यही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। कोई बताना चाहेंगे इसका उद्देश्य क्या है? सर इसमें जो बाल मतलब राष्ट्रीय बाल नीति। बच्चों के लिए जो नीतियां होती हैं उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके जन्म को लेके, जो भी हेल्थ से रिलेटेड हैं वो सारी उस पे काम करती हैं, बनाई जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छा बताया आपने। अगर मैं आपसे बात करूं, भारत में जो राष्ट्रीय बाल नीति है वो 22 अगस्त 1974 है, और इसका यहाँ पर जो भूमिका रही है, देश में हर बच्चे या बच्ची के समग्रतापूर्ण विकास को सुनिश्चित करने की राज्य की वचनबद्धता को दर्शाती है, जहाँ पे बच्चों का चहुमुखी विकास पर बल देती है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि भारत सरकार ने इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियां की पुष्टि करके अपने बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है एक प्रकार सर से। इसमें शिक्षा भी आएगा क्या? चौमुखी आ गया तो देखिए, इसका गोल की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत में बच्चे बच्चियों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास से रिलेट करता है, जिससे उनका सामाजिक समायोजन बेहतर तरीके से हो सके, उनका विकास अपने आसपास के परिवेश के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके, जो आपको ये राष्ट्रीय बाल नीति बताती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर किसी शिक्षा पर बात करे। कहने का मतलब संवैधानिक प्रयास किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा जब 1959 में हुआ था तो उस समय बताया गया था कि राष्ट्रीय योजनाओं के महत्व से या राष्ट्रीय योजनाओं की मदद से बच्चों की समग्रता पर बल देना है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अवसर आ जाता था, सामाजिक न्याय भी आ जाता था और शिक्षा भी आ जाती थी। परंतु ये कहना उचित नहीं होगा कि आप टू द पॉइंट ही बताएं कि ये जो राष्ट्रीय बाल नीति है वो शिक्षा से संबंधित है, ये कहना उचित नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, बी वाला, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, और अच्छा सवाल हमारे सामने है 77 नंबर का। पिछड़े वर्ग की गरीब महिला को आर्थिक रूप से मजबूत एवं सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? बहुत ही अच्छा और मैं आप सबसे यहाँ पे बताना भी चाहूँगा इसका सही जवाब। आप पहले मुझे बताएं फिर मैं बताता हूँ। जो सी होगा। स्वर्णिम योजना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आपका यहाँ पे आया है। स्वर्णिम योजना जो है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, अभी जो परिवहन से संबंधित स्वर्णिम, आपने एक योजना का नाम सुना होगा जो रिसेंटली में खूब चर्चित में चल रही है, तो बहुत बच्चे उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कुछ तो बच्चे ऐसे भी कह देंगे कि ये महिलाओं के संबंध में जब विकास की बात होती है तो महिला विकास योजना भी है, डेयरी भी है, स्वर्णिम भी है, परंतु बात है पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए तो स्वर्णिम योजना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्वर्णिम योजना जो है, ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम योजना महिला के संबंध में कब चलाया गया था? सर ये याद नहीं आ रहा, 1952 याद नहीं आ रहा सर। स्वर्णिम
ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। बेसिकली जो 1999 में यह एक योजना के रूप में आई थी, यह एक योजना के रूप में आई थी, जहाँ पे बेसिकली पिछड़े वर्गों के गरीब महिलाओं के आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने में एक भूमिका निभाती थी। तो ये बाद में बेसिकली जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के रूप में निकल के बाहर आई, वो अलग की प्रक्रिया बनी बाद में। परंतु यहाँ पे आप लोग पिछड़े वर्गों के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, सक्षम बनाना है, यह योजना चलाई गई थी, स्वर्णिम योजना। चतुर्भुज वाली वो तो 2002 की थी ना शायद। 2001, हाँ 2001 की थी वो। ये 1999। हाँ 1999 का। क्वेश्चन नंबर 78, बुजुर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान कहाँ होता रहा है? अब ये भी सवाल आपके सामने है। बुजुर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं का समाधान कहाँ होता रहा है? में भी हो सकता है वैसे तो। ओके, आपने 78 का जो जवाब बताने का प्रयास कर रहे हैं वह संयुक्त परिवार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आपका जो करेक्ट जवाब होगा जॉइंट फैमिली, या आप ये कह लीजिए कि संयुक्त परिवार होगा। ये बेसिकली सबसे अच्छा है। समस्या का समाधान, बहुत ही सरल सवाल था ये, बहुत ही सरल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 आपके सामने। अगेन कथन दिया गया है, कारण दिया गया, ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको, फिर उसी कोट की सहायता से आपको उत्तर का चुनाव करना है। आधुनिक काल में प्रजातंत्र के कारण भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर, रोजगार की ओर और उसकी समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सही है, सही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जी सर। शिक्षा के प्रसार से अनेक व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायता मिली है, ये भी सत्य है। और यहाँ जब सहायता मिली है शिक्षा के प्रसार में, तो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है आधुनिक काल में प्रजातंत्र के कारण ही भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर हो, या रोजगार की ओर हो, या किसी भी समस्या की बात हो, तो ऑप्शन नंबर ए कहना उचित रहेगा यहाँ पर। शिक्षा तो रोजगार की और समस्याओं की और भी तो बात हो रहा है, और यहाँ पर्टिकुलरली शिक्षा की बात हो रही है। देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो आपको शिक्षा की ओर, यहाँ देखिए आधुनिक काल में प्रजातंत्र के कारण जो है भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर भी है, रोजगार की ओर है, और समस्या की ओर भी है। फिर कारण कहा कि शिक्षा के प्रसार से अनेक व्यक्तित्व का संपूर्ण का विकास भी सहायता मिलना। बिल्कुल, जब शिक्षा रहेगी तो उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, उसकी समस्याओं का भी समाधान होगा, रोजगार वगैरह भी उसको आगे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर का सवाल कि शिक्षा और समाज सेवा से संबंध को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भेजने पर पता चलता है कि वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल समिति तथा गुरु द्वारा ही केंद्रित थी। बिल्कुल सही बात है ये तो। हाँ, क्योंकि इस युग में शिक्षा और समाज में कोई विशेष संबंध नहीं था, और ये भी बात सत्य है और व्याख्या है भी है। सर ये समझ नहीं आया। देखिए मैम, कथन आपसे कह रहा है कि शिक्षा और समाज सेवा के संबंध में जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था, जो पास्ट की बातें थी, जिसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, उसमें ये पता चला था कि वैदिक काल में शिक्षा जो है गुरुकुल समिति और गुरु तक ही केंद्रित थी। उसमें पता चला कि जब शिक्षा हम देते थे तो वो गुरुकुल समिति के माध्यम से देते थे, और वहाँ पे जो है गुरु तक ही वो केंद्रित हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि अब तो भाई सरकार वगैरह बन गई है, तो ब्रांचेस बन गई हैं। कार्य का काम होता था वो भी मतलब गुरुकुल के थ्रू ही होता था बस। हाँ हाँ, समाज सेवा का जो काम था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि इस युग में फिर शिक्षक और समाज, देखो शिक्षा और समाज में कोई विशेष संबंध नहीं था, कोई विशेष संबंध नहीं था, है ना। तो मैं कहूँगा कि जब ना होने की रीज़न में भी ये स्टेटमेंट सही है, और ना होने का रीज़न ये बता रहा था कि वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल की समिति थी, जहाँ पे गुरु तक ही वो केंद्रित थी, है ना, गुरु तक वो केंद्रित थी। और फिर कह रहा है कि समाज, जब वहाँ पे केंद्रित थी, समाज तो था ही नहीं,
और ये बात फिर यहाँ पे सत्य होगी, और जब ये सत्य हो जाएगी तो इसकी व्याख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, आपके सामने है सवाल कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं किया गया है। फ्रेंड्स इन नीड सोसाइटी बेंगलोर का है, ये बात आप जानते हैं। सर ये लिटिल जी, हाँ सर बैंगलोर का है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें प्रश्न पूछा है सम्मिलित नहीं है ना? क्या हुआ तो सर सम्मिलित हो जाएगा ना? जी, सर यही हो जाएगा ना, क्योंकि यही गलत है, पुणे डाला हुआ है उसके सामने। अच्छा हाँ, गलत है इसके सामने, ये भी गलत है इसके सामने, ये आपका गलत करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। वर्तमान भारत में ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या लगभग कितनी है? अच्छा सवाल आपके सामने आ गया है, इसके बारे में मैंने शायद आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में बताया भी है। वर्तमान भारत में ग्रामीण महिलाओं की संख्या लगभग कितनी है? सर 30 करोड़ के आसपास। 30 करोड़ के आसपास। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैंने आप लोगों से एक नाम बताया था, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, जो बताता है कि देश में पुरुषों के मुकाबले अब महिलाओं की संख्या ज़्यादा हुई है ना? 2021 का ये ताज़ा सर्वे था। जी 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 और 1000 पुरुषों पर जो है 1020 महिलाएं थीं, जी। इस पे जिक्र हुआ था। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि भारत में महिला जनसंख्या का सबसे हालिया जो वैल्यूज़ है वो 48.0% है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 92 में आप यहाँ पे जो 40 करोड़ आपने बताया है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना? यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और गांव के संबंध में है ये, ग्रामीण के क्षेत्र के से रिलेट कर रहा है ये, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान सर ए 15 करने का 3। अधिकार है? 15 का 3 सर। 15 का 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1882 में डैश ने कलकत्ता में वृद्धों के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और वृद्धों को आवश्यक जीवन यापन और उपचार साधन भी किए गए या प्रदान किए गए। बताइए। यहाँ पे सर 94 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लिटिल सिस्टर्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 95 में जननांकी के क्षेत्र का निर्धारण एवं चर्चा के लिए किसके द्वारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया गया? और ऑप्शन ऊपर है। क्या लिटिल सिस्टम? हाँ जी, एनजीओ। एनजीओ ही है ना हाँ। लिटिल सिस्टम? हाँ। ठीक है। अब एक बार मुझे बताएं कि 94 का जो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सर 94 का 95 का? ओके, वही 95 का। संयुक्त राष्ट्र संघ। जननांकी के क्षेत्र में निर्धारण और चर्चा के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसी के द्वारा विश्व की जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही सम्मिलित है आपको बताना है ना? कौन सा युग में सम्मिलित किया गया है यहाँ पे? तो पहला ही सर सही है। पहला सती वाला, सती प्रथा निषेध। ओके, पहला तो ये आपका सही सम्मिलित है। और उसके बाद भारतीय तलाक अधिनियम मैंने कल ही बढ़ाया था, आपको बताया भी था, ये भी सर 1600। हाँ ये गलत है, ये गलत है। 1 और 2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। क्या करें सर आप? सर ये जो आपका, एक मिनट बता देते हैं आपको, यहाँ पर गया सवाल, या आप देख रहे हैं जो कलकत्ता में वृद्धों के क्षेत्र में ये कार्य करना प्रारंभ किया था लिटिल सिस्टर्स, और ये वृद्धों की आवश्यक जो जीवन यापन है, जो उनकी नीड है, जो उनको आवश्यकता है,
और साथ ही साथ उनकी समस्या जो हैं उन समस्या का भी ये उपचार करता था और अध्ययन करके या स्टडी करके। तो यह एक प्रकार की जैसे एनजीओ है, इस एनजीओ के अंतर्गत ये बातें कही गई थी। कलकत्ता में 1882 में स्थापना हुई थी, जो वृद्धों के संबंध में जीवन यापन को लेकर, उपचार को लेकर, निदान को लेकर बात की जा रही थी। लिटिल सिस्टर्स में माता पिता के कर्तव्यों का निर्वहन करना किस कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है या हो गया है? सर सी होगा। नहीं सारे ही होगा सर। बिल्कुल, संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन चुनौतीपूर्ण के रूप में भी है, और ग्रामीण जनसंख्या में शहरों को प्रवर्जन भी है, और महिलाओं की कमाई वाले रोजगार को भी कदम में उठाना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वयोवृद्ध लोगों के साथ समाजकारी हस्तक्षेप इनमें से किसे शामिल नहीं करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। सर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आया है 2 नंबर का आया है, और जो शहरीकरण के एक प्रकार से उसके मैनेजमेंट के एक प्रकार से समाजकारी हस्तक्षेप के अंतर्गत जो है वयोवृद्ध के लोगों में शामिल नहीं किया गया है ना? प्रश्न यही था ना? डी नहीं किया गया, कपड़ों और मिष्टान का हाँ, वितरण। बिल्कुल यहाँ पे डी ही नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के प्रबंधन को चुनौती नहीं है ना? चुनौती नहीं है थर्ड वाले में। तो मैं कहूँगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का पृथककरण में भी ये नहीं है ना? कंजुगल फैमिली पद को गढ़ने वाला कौन विद्वान है? विलियम जे गुडे। हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं सुमरित करने को लेकर, जो पैट्री लोकल होता है वो वर के घर पर रहना, और मैट्री, हाँ जी, मैट्री लोकल की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो वधू के घर रहना, और वेंचू लोकल जो कहेंगे हम इसको, हाँ, इसके जो है वेंचू लोकल में, और नियो लोकल में अपने आवास की व्यवस्था। बिल्कुल, अपने आवास की व्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पालक परिवार के होने का कारण नहीं है? हस्तांतरण, तलाक, परित्याग या मृत्यु। ठीक है, यहाँ पे 6 का सही जवाब हस्तांतरण, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 में कि नगरीय जो वातावरण है उसमें सामाजिक विषमता महत्वपूर्ण विशेषता होती है। जी सर, सही है। ओके, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि यह स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कारण कह रहा है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण की समृद्धि के लिए विभिन्न स्थानों के लिए जो है लोगों को रोजगार की तलाश से बाहर घसीट लिया। ये भी स्टेटमेंट सत्य है, इसलिए व्याख्या भी होगी। ऑप्शन नंबर पहला सही चला जाएगा। स्त्रियों और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार के विरुद्ध संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने पर्याप्त उपाय किए हैं, और ये बात सत्य है। और भारत में अनैतिक व्यापार में वृद्धि हो रही है, और यह एक वैधिकरण की ओर बढ़ भी रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों सही जवाब है। आपको मैच करना है। अंतर्राष्ट्रीय अपंगता वर्ष में 1981, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष में 2007, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की बात करें तो 1994, और अंतर्राष्ट्रीय महिला की बात अगर हम करें तो 1975। ऑप्शन कौन सा गया सही? ऑप्शन फर्स्ट भी है शायद। फर्स्ट? जी सर। चलो, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए भारतीय संविधान ने भारतीय राज्यों को अधिकृत किया है। बात सही है? सही है सर ये। चलो, फिर कह रहा है कि कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत होती है, और ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो और उसकी व्याख्या भी जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है समाजकार हस्तक्षेप की अवस्था को क्रम में लगाना है, जो ऑप्शन डी ही क्रम इसका है। इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। प्राथमिकता निर्धारण हो जाएगा, आवश्यक आकलन हो जाएगा, और स्थिति परक विश्लेषण की कार्रवाई का योजना हो जाएगा, है ना, या क्रियान्वयन हो जाएगा। यही आपका सही रहेगा, डी वाला। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार स्त्रियों का लिंग अनुपात कितना रहा है? 2011 ना 2001 है सर। 927। हाँ, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है 927। ऑप्शन नंबर आपका 12 का पहला सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम बाल लिंग का अनुपात है? मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को पढ़ाया है। जी सर, पंजाब में। शहरीकरण जनसंख्या को एकीकरण और संगुटीकरण की ओर अग्रसर होता है या करता है? क्या ये बात सही है?
ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और शहरी लोगों को खाना बदोश बनाता है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपदा प्रभावित जनसंख्या अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को अपने खुद के समाधान से संभाल सकती है। सर सही है ये। ओके। फिर कहता है शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी स्थितियों में मजबूत अवलंबन होती है या करती है। ये भी स्टेटमेंट सत्य है। सर अवलंबन क्या रहेगा? मजबूत अवलंबन होती है मतलब गैप लाती है। नहीं, एक मिनट, गलत है ये। नहीं, एक मिनट नेगेटिव देखिए, हो जाएगा। ये कह रहा है कि शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी स्थितियों में मजबूत अवलंबन होती है ना। तो गलत है, ये सही नहीं है, गलत है आपका पहला। यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें अवलंबन, यहाँ पे सी लगाया गया है। शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी स्थितियों में मजबूत अवलंबन है जो आपदा प्रभावित। हाँ नहीं, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सर अब बताएं तो अवलंबन अब किससे देखो होती है? बेसिकली क्या है ना, एक टेक्निक होती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर किसी माध्यम से किसी संसाधन के तरीके से संसाधन का प्रयोग करके या उपकरण का या टूल्स का प्रयोग करके आप उसकी शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं में बढ़ावा दे रहे हैं या उसको एक प्रकार से हस्तांतरण करना या आगे सर यहाँ आने पे वाली आपदा की बात हो रही है ना। आने वाली पीढ़ियों को जो है एक प्रकार से मदद मिले या सीख मिले, है ना, सर यहाँ अवलंबन। पे आपदा की बात कर रहे हैं ना, बट आपदा प्रभावित जनसंख्या पे बात देखो हो रही है। आपदा प्रभावित ये आपका कथन पे है, हम शक्तिशाली को रिलेट करके आपको सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बता रहे सर हैं। देखिए यहाँ पे सी व्याख्या पे भी जा रहा है ना, आर ए की सही व्याख्या है, तो वो व्याख्या कैसे होगी? क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी वो प्रभावित वो है और वहाँ पे वो उसकी सांस्कृतिक परंपराओं की ऐसी स्थिति को मजबूत अवलंबन बोल रहे हैं। देखिए अवलंबन है ना, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो अवलंबन यहाँ आप किस चीज़ को रिलेट करने सोच रहे हैं। सर मुझे ये वाली स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रही कि मजबूत देखिए अवलंबन मतलब किस सेंस में जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य एक, जैसे हम जानते हैं बेस को, मतलब आप ये समझिए कि शक्तिशाली सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी स्थितियों में मजबूत आधार होती है जब आपदा प्रभावित जनसंख्या या अपनी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को अपने खुद के संसाधनों से संभाल सकती है तब। पर सर अवलंबन तो नेगेटिव सेंस में आएगा ना। नहीं, ये अवलंबन, आप अवलंबन निगेटिव सेंस क्यों सोच रहे हो? इसका मतलब होता है सहारा, यानी आधार, यानी बेस। इसका मतलब होता है बेस, आधार। हाँ, आप अवलंबन को नेगेटिव सेंस में ना रखें, है ना, अवलंबन नेगेटिव सेंस में ना रखें, है ना। तो ठीक है सर, यहाँ जो सही है। बेसिकली प्रक्रिया बन रही है कि जाहिर सी बात है कि किसी को हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हो या उसकी समस्याओं का निजात दिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं जैसी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए क्या हम इसका सहारा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा व्याख्या भी करेक्ट रहेगी। वैवाहिक स्थिति क्या होती है? यह एक आंतरिक चर है। हाँ, और एक क्वेश्चन नंबर 17 है कि बाल श्रम निषेध एवं घरेलू एवं अतिथि सत्कार सेवाओं में बाल श्रम उन्मूलन एक्ट है 2006। तो ये मैंने दो चार कुछ प्रश्न हैं जो किताबों में लगा हुआ है, उसके आधार पे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो ये पेपर आपके हो गए, यहाँ पे समाप्त हो गए, फिनिश हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। फिर अभी जो क्लास होगी 6:30 वाले पे हम लोग बात कर रहे हैं जून 2013 का समाज कार्य का प्रश्न है, और फिर उसके बाद हम लोग 8 PM वाले पे बात करेंगे यूनिट नंबर 10 पर, जो मैंने आप लोगों से चर्चा शुरू कर चुका हूँ सर कल से। एक बारी वो जो रिसर्च की वो नहीं थी वो काई स्क्वायर और वो सारे जो थे ना टेस्ट। हाँ, टेस्ट, हाँ एक बार उस पे क्लास ले लीजिएगा तो। ठीक है। टेस्ट का भी हम एक बार क्लास ले लेते हैं। टेस्ट की हमारे पास अलग से भी PDF है। हर बार जो है हमसे बच्चे ये लेते भी क्लास है कि लास्ट में टेस्ट पे बात कर लीजिए, बिल्कुल कर लेंगे, निश्चिंत रहे, PDF है अपने पास। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है।